हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पीटी का 9 चैप्टर है ऊंची कूद। इसके बारे में हम जानेंगे। कूदना तो सभी को आता है, सभी हर प्रकार से कूदते हैं, लेकिन ऊंची कूद मतलब कि हाइट पर से कूदना, ऊंचाई पर से कूदना। तो देखिए, खेलकूद की प्रवृत्तियों में ऊंची कूद का अपना एक अलग स्थान है। हर प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, इस प्रकार से गिल्ली डंडा, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब अलग अलग प्रकार के खेल हैं। तो इसका भी अपना एक अलग स्थान है। ऊंची कूद के कौशलों का विकास बहुत ही तेज़ी से हुआ है। उसके कौशलों में बहुत परिवर्तन भी हुए हैं, मतलब इसमें बहुत बदलाव भी आए हैं। ऊंची कूद में खिलाड़ी दौड़ते हुए आकार एक घेरे के द्वारा कूद लेकर शरीर को ऊर्ध्व दिशा में ऊंचा कर आड़े बांस को पार कर गड्ढे में उतरान करता है। मतलब कि एक बांस होता है, उसको पार करके क्या करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड जंप लगाते हैं, मतलब कि कूदते हैं। ऊंची कूद में अधिक ऊंचाई तक कूदने के लिए शरीर के कमर के नीचे के भाग से ऊपर की ओर ले जाते हुए जितना बने उतना शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु संभव हो उतनी ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से विपरीत ऊर्ध्व दिशा में शरीर को ऊंचा करना तथा बांस पार करते समय शरीर की स्थिति संतुलित बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है कि एक बच्चा किस तरीके से बांस को पार करते हुए नीचे दूसरी साइड कूद रहा है। ये मैदान में जो कंडीशन होती है वह आपको दर्शाई गई है। अब देखेंगे दौड़ मार्ग। दौड़ मार्ग की लंबाई कम से कम 15 मीटर होती है। ओलंपिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में दौड़ मार्ग की लंबाई 20 से 25 मीटर रखी जाती है। अब अगर कूदना है तो एकदम से बांस के सामने रह के कूद नहीं सकते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, कुछ दूरी से कूद मतलब दौड़ते हुए आकर फिर जंप लगाई जाती है। ऊंची कूद आधार स्तंभ से 15 मीटर की त्रिज्या लेकर चाप बनाते हुए समग्र प्रदेश को दौड़ मार्ग जैसा समतल बनाया जाता है। मतलब कि पूरा मैदान कैसा किया जाता है, समतल किया जाता है, जिस पर दौड़ा जा सके। अब जो गड्ढा बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे कि लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर होती है। सुरक्षित उतरान के लिए, मतलब कि भाई एक जगह से दूसरी जगह अगर कूद रहा है, उतर रहा है, तो उसके लिए रेत से भरे गड्ढे के स्थान पर कॉम रबर का उपयोग किया जाता है ताकि कूदने वाले को चोट न आए। आधार स्तंभ मतलब कि साधन में आधार स्तंभ के बारे में जानेंगे। स्पर्धा के दौरान यदि अधिकतम ऊंचाई पर आड़ा बांस रखा जाए तो भी 10 सेंटीमीटर जितना उसका ऊपर का छोर बाकी रह जाए उतनी ऊंचाई तक के स्टैंड लगाए जाते हैं। 2 स्टैंड्स के बीच कम से कम 4 मीटर और अधिक से अधिक 4.05 मीटर होना चाहिए। आगे देखेंगे क्रॉस बार मतलब कि आड़ा बांस। क्रॉस बार लकड़ी से या किसी भी धातु से बनाया जाता है। उसका आकार गोल होता है। क्रॉस बार की लंबाई 3.98 मीटर से 4.02 मीटर जितना होता है। क्रॉस बार का वजन 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। उसकी गोलाई का व्यास 2.9 सेंटीमीटर से 3.1 सेंटीमीटर जितना होता है। और दोनों छोर कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, मतलब कि गोलाई में होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रॉस बार के दोनों सहारे 4 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर से लंबे आयताकार होते हैं। ऊंची कूद के जो कौशल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो अग्रिम दौड़ मतलब कि पेशकदमी।
अग्रिम दौड़ में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है, जैसे कि दिशा। कूदने के लिए खिलाड़ी किस दिशा में से अग्रिम दौड़ लगाएगा, उसका आधार बास करने की ऊंचाई, बास करने की ऊंची कूद की पद्धति पर होता है। कैची पद्धति, पूर्वाकार पद्धति और फोर्सबरी फ्लॉप पद्धति में मजबूत पैर मुक्त पैर की तुलना में बास से दूर रहता है, मतलब कि बाहर की ओर होता है। इसलिए दाहिने पैर से कूदने वाला खिलाड़ी बाईं ओर से अग्रिम दौड़ लेगा, जबकि पश्चिम लुढ़क पद्धति में मजबूत ठेक पैर बास के नज़दीक रहने के कारण दाहिनी ओर से अग्रिम दौड़ करेगा। फिर दिया है कोण अर्थात कोना। स्टैंड की ओर से अग्रिम दौड़ दिशा की ओर आड़े बास के साथ ठेक निशान के पास बनते कोण को अग्रिम दौड़ का कोण कहा जाता है। बास पार करने की अलग अलग पद्धतियों के लिए यह कोण अलग अलग होता है। सामान्यतः अग्रिम दौड़ का कोण 39 से 45 डिग्री तक का बनता है। अब इसका जो अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे। अग्रिम दौड़ की दिशा और कोण निर्धारित होने के बाद कितनी दूरी से दौड़ते हुए आकार कूदना यह निश्चित किया जाता है। सामान्यतः खिलाड़ी 12 से 15 मीटर की दूरी से अग्रिम दौड़ लेता है। यह अंतर अधिकांशतः 7 से 9 कदमों में पूर्ण किया जाता है। फिर है ठेक। कूदने की स्थिति को क्या कहा जाता है? ठेक कहा जाता है। कूदने के लिए सबसे पहले ठेक का निशाना मतलब कि उसका स्थान निश्चित करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कहाँ से जंप लगाएंगे यह अगर पहले से पता नहीं होगा तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले से ही क्या किया जाता है, जगह फिक्स कर दी जाती है। जिस ओर से अग्रिम दौड़ की शुरुआत करनी हो उसी के स्टैंड और क्रॉस बार से खिलाड़ी के पूरे हाथ का माप लेकर उतनी दूरी पर निशान बनाया जाता है। यह निशान उस खिलाड़ी के लिए ठेक निशान माना जाता है। अग्रिम दौड़ से प्राप्त गति में अवरोध पैदा न हो उस प्रकार ठेक निशान पर ठेक पैर की एड़ी कूदते समय पड़े। इस प्रकार शरीर को ऊर्ध्व दिशा में शरीर से ऊंचा ले जाया जाता है। अग्रिम दौड़ का अंतिम कदम अधिक लंबा लेते हुए ठेक पैर की एड़ी ठेक निशान पर रखते हुए ठेक पैर को घुटने में से मोड़ा जाता है। शरीर का गुरुत्व केंद्र थोड़ा सा पीछे और नीचे रहेगा। शरीर गतिमय होने के कारण शरीर को आगे की ओर धक्का मिलने की वजह से ठेक पैर का पंजा जमीन को स्पर्श करेगा। इस समय हाथ का नीचे से ऊपर की ओर झूला लेकर तथा मुक्त पैर का नीचे से ऊपर की ओर झूले के साथ सीधा करने से शरीर को ऊर्ध्व दिशा में ऊंचा ले जाने में सफलता मिलती है। संक्षेप में ठेक पैर की उछाल शक्ति, मुक्त पैर का झूला तथा दोनों हाथ की ऊपर की ओर की गति, इन तीनों ही क्रियाओं के समन्वय से शरीर को ऊर्ध्व दिशा में ऊंचा कर सकते हैं। मतलब ये तीनों ही क्रियाएं क्या करती है, शरीर को और ऊंचा उठाने में सहायता करती है। थर्ड है बास को पार करना। ठेक लेने के लिए या ठेक लेने के बाद बास के ऊपर से शरीर को सफलतापूर्वक पार करने की क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आड़े बास को पार करने के लिए बास के ऊपर की शरीर की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। शरीर की इस स्थिति का आधार ऊंची कूद की बास पार करने की विविध पद्धतियों पर आधारित है। बास पार करने के लिए जो पद्धतियाँ दी गई है वो है कैची पद्धति, पूर्वाकार पद्धति, पश्चिम लुढ़क पद्धति, पलान पद्धति और फोर्सबरी फ्लॉप पद्धति। अभी हम देखते हैं उतरान, मतलब कि बास को पार करते समय उस साइड से किस प्रकार से पार किया जाता है। बास की ऊंचाई पर से ज़मीन पर पड़ने वाले शरीर का प्रत्याघात को कम करने के
को चोट न लगे, इस प्रकार उत्तरायण किया जाता है। देखो, बांस पार करते समय खिलाड़ी को चोट लग सकती है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना है कि चोट न लगे। उत्तरायण की क्रिया अलग अलग पद्धतियों के लिए अलग अलग है, मतलब कि हर पद्धति में अलग अलग तरीके से बांस को पार किया जाता है और उत्तरायण के लिए भी अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। कैची पद्धति में ठेक पैर पर या कई बार दोनों पैरों पर उत्तरायण किया जाता है। पूर्वाकार पद्धति में ठेक पैर पर और पश्चिम लुढ़क पद्धति में ठेक पैर पर और दोनों हाथ की सहायता से बांस को समांतर त्रिपगी उत्तरायण होता है। आगे देखोगे कि पलायन पद्धति में मुक्त पैर और दोनों हाथ पर उत्तरायण करने के बाद मुक्त पैर की ओर से शरीर गड्ढे में लुढ़कता जाता है, जबकि फोर्सबरी फ्लॉप पद्धति में पीठ तथा कंधों के बल उत्तरायण किया जाता है। अब हम देखेंगे ऊंची कूद में बांस पार करने की जो पद्धतियां हैं। सबसे पहले है कैची पद्धति। अब कैची का आकार आपको पता ही है, देखिए यह चित्र में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से कंडीशन बनती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इस प्रकार से जंप लगाई जाती है। ठेक पैर बांस के बाहर की तरफ आए, इस प्रकार अग्रिम दौड़ लेनी। ठेक निशान पर ठेक पैर की एड़ी के बाद पैर का पंजा रख हाथ और मुक्त पैर के झूले के साथ शरीर को ऊर्ध्व दिशा में ऊंचा करना है। अधिक से अधिक ऊंचाई पर आने के बाद बांस के ऊपर दोनों हाथ और पैर आगे सीधे रहे वैसी बैठक की स्थिति बनेगी। इस स्थिति के बाद पहले मुक्त पैर, फिर उसके बाद ठेक पैर से गड्ढे की ओर गति देकर मुक्त पैर पर अथवा दोनों पैरों पर उत्तरायण किया जाता है। शरीर को क्या किया जाता है, इसमें ऊपर उठाया जाता है, साथ साथ हाथ और पैरों का बैलेंस भी बनाया जाता है। यह पद्धति अधिक लाभदायी है, मतलब लाभदायी नहीं है, क्योंकि अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बांस पार करते समय की स्थिति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इस पद्धति में बांस पार करते समय बैठक जैसी बनने के कारण सिर और धड़ को ऊंचा करने में अधिक ताकत लगती है, जो कि क्या होता है कि गुरुत्व मध्य बिंदु के बीच अंतर अधिक रहने के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए यह पद्धति उपयोगी नहीं है। सेकंड पद्धति है पूर्वाधिकार पद्धति। कैची पद्धति की तरह ही अग्रिम दौड़ ली जाती है, मतलब कि पहले आगे दौड़ा जाता है, फिर ठेक से पहले अंतिम 2 कदम ठेक की ओर बाहर रखते हुए ठेक लेनी। मुक्त पैर का झूला, ठेक पैर भी उछाल शक्ति तथा दोनों हाथ के झूले की सहायता से शरीर को ऊंचा करना। बांस के ऊपर जाते ही खिलाड़ी अपना शरीर अग्रिम दौड़ राह की ओर घुमाकर, जिससे बांस पर पैर की एड़ी घुटना उस ओर का नितंब बांस के नज़दीक झुका हुआ रहेगा। इस कंडीशन में से गड्ढे की ओर झुकने पर ठेक पैर को तेजी से नीचे लोन पर शरीर कमर में से बांस की ओर मुड़ेगा तथा ठेक पैर पर उत्तरायण करेगा। उत्तरायण के समय दोनों हाथ को ऊपर रखना होगा, जिससे बांस से स्पर्श न हो। यह पद्धति भी अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट पद्धति है पश्चिम लुढ़क पद्धति। प्रत्येक खिलाड़ी अग्रिम दौड़ का अंतर अपनी अनुकूलता के अनुसार रखता है। कुछ खिलाड़ी 4 से 5 कदम लेते हैं, तो कुछ खिलाड़ी 10 से 12 कदम, ज़्यादातर खिलाड़ी 6 से 8 कदम लेते हैं। ऊंची कूद लेने वाला खिलाड़ी ठेक पैर बांस की ओर रहे, उस प्रकार 40 या 45 डिग्री के कोण पर से क्या करेगा, अग्रिम दौड़ लेगा। अंतिम 3 कदमों के दौरान खिलाड़ी की गति और बढ़ जाती है। उसके बाद पैर का पंजा जमीन को स्पर्श करता है। इस समय मुक्त पैर का झूला और दोनों हाथ
कि ऊपर की ओर की गति के लिए शरीर लंब गति में ऊपर की दिशा की ओर ले जाता है। बांस पार करते समय खिलाड़ी की बांस के ऊपर की स्थिति ठेक पैर की ओर करवट पर सोने की बनेगी। इस स्थिति में ठेक पैर उस प्रकार मुड़ा हुआ रहेगा कि जिससे ठेक पैर घुटना और कमर जमीन अथवा आड़े बांस के समांतर रहेगा। ठेक पैर के और हाथ गड्ढे की ओर बांस के नज़दीक और उसके समांतर रहेगा। यह आपको 4 नंबर की जो कंडीशन दिखाई दे रही है इस प्रकार से बनेगा। बांस की स्थिति में से खिलाड़ी अपना शरीर गड्ढे की ओर लुढ़काएगा। फिर 5वीं कंडीशन क्या है, वह बांस की स्थिति की ओर खिलाड़ी क्या कर रहा है, अपने शरीर को गड्ढे की साइड झुकाता है। इस क्रिया के दौरान खिलाड़ी की छाती गड्ढे की ओर रहेगी और पूरा शरीर करीब पश्चिम लुढ़क पद्धति मतलब करीब जमीन के समांतर बनेगा। उत्तरायण के दौरान खिलाड़ी शरीर को लगने वाला धक्का कम करने के लिए ठेक पैर या फिर दोनों हाथ जमीन पर स्पर्श होते ही नज़दीक के जोड़ों को जमीन की ओर मोड़ेगा। पश्चिम लुढ़क पद्धति में बांस पर का शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु और बांस के बीच का अंतर कम होने के कारण कैची पद्धति और पूर्वाधिकार पद्धति की अपेक्षा यह पद्धति थोड़ी और अधिक ऊंचा कूदा इसमें जा सकता है। नेक्स्ट है पलान पद्धति। यह आप चित्र में देख सकते हो। इस पद्धति में ज़्यादातर खिलाड़ी अग्रिम दौड़ के लिए 7 से 9 कदमों में आवश्यक गति के साथ अपना अंतर खत्म करते हैं। खिलाड़ी का ठेक पैर आड़े बांस की ओर रहे उस प्रकार और ठेक स्थान पर आड़े बांस से 30 डिग्री से 40 डिग्री के कोण से अग्रिम दौड़ करेगा। अंतिम 3 कदमों के दौरान खिलाड़ी की गति बढ़ती है, मतलब कि लास्ट में खिलाड़ी की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरे कदमों की तुलना में लंबा होता है। कौन सा, अंतिम कदम। सामान्यतः ठेक पैर बांस के नज़दीक से ली जाती है। पैर को ठेक से पहले पैर की एड़ी ज़मीन को स्पर्श करे, इसके बाद पैर का पंजा ज़मीन को स्पर्श करता है। पैर से थोड़ा मोड़कर ऊपर की ओर झूला लिया जाता है। ठेक लेने के बाद तुरंत ही मुक्त पैर को पहले तो बांस पर पलान करते हो उस तरह से जाया जाता है और सिर और धड़ बांस के ऊपर बांस के समांतर इसमें रहता है। मुक्त पैर और उस ओर का हाथ बांस के ऊपर गड्ढे की ओर ढलता हुआ रहेगा। यहाँ आपको पलान पद्धति की कंडीशन दिखाई दे रही होगी। मजबूत पैर के द्वारा हवा में ऊपर की ओर ताल मारा जाता है। ठेक पैर की इस क्रिया से खिलाड़ी का बाकी शरीर आड़े बांस पर से होकर उत्तरायण प्रदेश की ओर मतलब कि नीचे की ओर झुकता है या नीचे की ओर आता है। खिलाड़ी मुक्त पैर और दोनों हाथों के बल उत्तरायण कर शरीर के धक्के को कम करने के लिए मुक्त पैर बगल में गड्ढे में क्या करेगा, वह लुढ़काएगा। अब नेक्स्ट पद्धति कौन सी है, फोर्सबरी फ्लॉक पद्धति, मतलब कि उल्टे होते हुए बांस को पार करना है। देखिए, इस पद्धति में ठेक लेते समय खिलाड़ी की पीठ रहती है, इसलिए पूरा शरीर को खड़ी दूरी पर घुमाना होता है। इसलिए अग्रिम दौड़ अर्धवृत्ताकार रखी जाती है। प्रारंभ बिंदु और ठेक निशान दोनों एक ही रेखा में बांस के समकोण होने के कारण ठेक पैर बांस से दूर आए, उस प्रकार वृत्ताकार गति से अग्रिम दौड़ लेते हुए ठेक के लिए गति प्राप्त की जाती है। ज़्यादातर खिलाड़ी शुरुआती 5 कदम स्टैंड की ओर सीधे लेकर अंतिम
अंतिम 3 कदम वृत्ताकार में दौड़ते हैं। इस प्रकार 8 तेज कदमों से खिलाड़ी अग्रिम दौड़ लेता है। अग्रिम दौड़ के द्वारा अधिक गति प्राप्त करने के बाद दोनों पैर के घुटने मोड़कर ठेक पैर की उछाल शक्ति तथा दोनों हाथ के ऊपर की ओर के झूले से शरीर को ऊपर की दिशा में ऊंचा किया जाता है। अग्रिम दौड़ का अंतिम कदम लंबा नहीं लिया जाता, जिसके कारण शरीर का वजन ठेक पैर पर तेजी से आ जाता है, जिससे शरीर को ऊपर ले जाने की क्रिया तेजी से करनी पड़ती है। जैसे ही ठेक पैर को सीधे करने की क्रिया तेजी से होगी कि तुरंत ही सतह की गति ऊपर की ओर शुरू होती है। पैर ठेक लेते समय बाँस खिलाड़ी के शरीर के बगल में रहता है, लेकिन बाँस पार करते समय बाँस पीठ की ओर आएगा। बाँस की ओर से खिलाड़ी का कंधा ठेक के दौरान ऊंचा ही होता है, जिससे बाँस के ऊपर शरीर को समकोण पर चित्त सोने की स्थिति में सरलता रहती है। मतलब इसमें कैसा होता है कि सीधे लेटने की वाली कंडीशन इसमें बनती है। इस पद्धति में बाँस पार करते समय खिलाड़ी के दोनों पैर साथ रहने के कारण खिलाड़ी के शरीर का नितंब तक का भाग जब तक बाँस पर से पार नहीं होता तब तक नीचे की तरफ लुढ़कते हुए रहेंगे। जब तक नितंब बाँस पार न करे तब तक दोनों हाथ शरीर के नज़दीक ही होते हैं, लेकिन बाँस पार होते ही दोनों हाथ और सीधे हो जाते हैं। जैसे ही नितंब का भाग बाँस पार करेगा, तुरंत ही पैर के घुटनों को छाती की ओर से तान कर ऊंचा किया जाता है। बाँस पार करने के बाद पैर को ऊपर की ओर सीधा किया जाता है, जिसके कारण खिलाड़ी के पीछे की ओर की चक्रीय गति रुक जाती है और खिलाड़ी के कंधों और पीठ के बल उतरान संभव बनता है। खिलाड़ी इसमें पीठ के बल नीचे उतरता है। उतरान के समय खिलाड़ी के कंधे और पीठ के भाग गड्ढे से गिरने पर दोनों पैरों को पतवार की तरह सिर की ओर पीछे ले जाकर या फिर आगे की ओर पैर ले जाकर चित्त सोने की स्थिति में आना पड़ता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में ज़्यादातर खिलाड़ी फोर्सबरी फ्लॉप पद्धति का ही उपयोग करते हैं। अधिक ऊंचाई पर कूदने के लिए सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक पद्धति ही कौन सी है? फोर्सबरी फ्लॉप पद्धति है। अमेरिका में के फोर्सबरी नामक खिलाड़ी ने मैक्सिको ओलंपिक में ऊंची कूद में नई पद्धति का उपयोग कर 2.24 मीटर ऊंचा कूदकर नया विश्व विक्रम स्थापित किया था। इसलिए यह पद्धति उसी के नाम से प्रचलित है, अर्थात फोर्सबरी फ्लॉप पद्धति के नाम से। अब इसके जो नियम है यहाँ पर दिए गए हैं। खिलाड़ी के कूदने का क्रम चिट्ठी उछाल के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। भाई टॉस किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें चिट्ठी उछाल कर किया जाता है। खिलाड़ी का क्रम फिक्स किया जाता है। दूसरा है खिलाड़ी को अपना स्पर्धक नंबर स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके, इस प्रकार से सीने पर क्या करना होता है? लगाना होता है। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रत्येक ऊंचाई पर 3 अवसर दिए जाते हैं। एक ऊंचाई पर खिलाड़ी के लगातार 3 अवसर असफल होने पर खिलाड़ी को स्पर्धा से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। आड़े बाँस की ऊंचाई बढ़ाने का अनुपात 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। फिर है ऊंची कूद में खिलाड़ी को एक ही पैर के द्वारा कूद लेनी होती है। नेक्स्ट है कि कूद निम्नलिखित संयोगों में खिलाड़ी का अवसर असफल माना जाता है, जैसे कि कूद लेने के बाद आड़े बाँस सहारे नीचे गिर जाए। फिर बाँस को पार करने से पहले खिलाड़ी के शरीर का कोई भी भाग 2 स्टैंड के बीच या बाइट के समतल को पार कर अंदर की ओर गड्ढे के उत्तर प्रदेश के किसी भी भाग को स्पर्श यदि करे तो क्या किया जाएगा? असफल माना जाएगा। फिर मुख्य पंच द्वारा पहले से घोषित की गई
किसी भी ऊंचाई से खिलाड़ी कूदना शुरू कर सकता है। खिलाड़ी किसी भी ऊंचाई पर पास करवा सकता है। भाई खिलाड़ी को पता होता है कि वो कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है। नेक्स्ट है, सभी खिलाड़ी अंतिम जिस ऊंचाई पर नियमानुसार सफल कूद किए होंगे वही उनका अंतिम अंक माना जाता है। प्रत्येक नए विक्रम की ऊंचाई पंच के द्वारा सावधानीपूर्वक मापनी होती है। खिलाड़ी की स्पर्धा जीत जाने पर आड़ेबाज की ऊंचाई कितनी बढ़ानी है उससे संबंधित निर्णय पंच अपने आपसी सहमति से निर्णय लेंगे। स्पर्धा के समय एक ही खिलाड़ी बाकी रहने पर जब तक वह अपनी नई ऊंचाई कूदने का अधिकार नहीं खो देता तब तक कूदना चालू रख सकता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने ऊंची कूद के बारे में जान लिया कि यह स्पर्धा होती कैसे है। तो आपको ये वीडियो एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लेना है तो ही आपको याद होगा। ठीक है।